दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद और पीआईएल के विषय में बात करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों के संवैधानिकता की जाँच करना ही न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है। तो इसके विषय में आज बात करेंगे न्यायिक समीक्षा के विषय में, यानी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो कार्यपालिका के और न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों के संवैधानिकता की जांच करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये हो गया। उसके बाद फिर जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि जो 99 नंबर का यानी जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, उसमें NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का कंसेप्ट लाया गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा। तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसे खारिज करने के विषय में ये तर्क दिया कि ये कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ है। और जो हमारी जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा में इस बात का उल्लेख है कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी जो थी, ठीक है, उसमें 3 गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि थे, तो इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता भंग होगी। ठीक है, तो इसी को रीजन दे करके उसे खारिज कर दिया गया। यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के संवैधानिकता की जांच करने का पावर जो हमारी न्यायपालिका को प्राप्त है। ठीक है, और इसके थ्रू वो इसे हटा भी सकती है। अगर हम बात करें जो हमारे संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था, ठीक है, जो संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 में जब संशोधन हुआ था उस टाइम ठीक एक केस आया था। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस। उसके बाद फिर केस आया सज्जन सिंह केस, फिर आया आपका गोलकनाथ केस। उसके बाद फिर आया आपका गोलकनाथ के बाद आया केशवानंद केस। उसके बाद फिर मिनर्वा मिल्स केस आया, फिर कोयलो केस आया। और हम बात करें शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस की, तो शंकरी प्रसाद केस जो आया था 1951 में आया था और सज्जन सिंह केस आया था 1965 में आया था। इस दोनों केसों में यह डिसीजन दिया गया कि संविधान के मूल ढांचा में, ठीक है, संविधान के जो मूल अधिकार हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। यह दोनों केसों में डिसीजन दिया गया कि संविधान के मूल अधिकारों में परिवर्तन संभव है। देखिए, वैसे तो इसके विषय में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे, मूल अधिकार जो पढ़ेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट जब टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। और उसके बाद फिर जो तीसरा केस आया गोलकनाथ केस। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में जो आया था वो 1967 में आया था और इसमें यह डिसीजन दिया गया, ये सारे जो केस हैं वो जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका द्वारा डिसीजन दिया गया गोलकनाथ केस में कि जो हमारा मूल अधिकार है उसमें संशोधन जो है संसद पहले से आगे मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती थी 2 केसों में, शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में। लेकिन जो गोलकनाथ केस आया इसने वो शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस के डिसीजन को पलट दिया और इसमें यह डिसीजन दिया गया कि संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर तीसरा केस आया आपका 1973 में आया केशवानंद केस बनाम केरल राज्य बार। ठीक है, यह जो केस था, ये गोलकनाथ केस जो था इसके पहले वाला उसमें 11 जजों की बेंच बैठी थी, लेकिन ये जो है वो हमारे इतिहास का सबसे बड़ी बेंच जो है इसी केस में बैठी थी, केशवानंद केस में। ठीक है, 1973 में इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी और इस बेंच ने फाइनली डिसीजन दिया कि जो संविधान का जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन संभव है, उसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन जो मूल ढांचा है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो है थ्योरी जो है मूलधारा का सिद्धांत वो इसी में दिया गया था, यानी मूल ढांचा में संशोधन संभव नहीं है। ठीक है, यानी संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। और अगर हम मूल ढांचा की बात करें तो मूल ढांचा जैसे हमारे देश का जैसे हो गया, जैसे न्यायिक आपका ये हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, गणतंत्रात्मक हो गया, लोकतंत्र हो गया, उसके बाद फिर धर्मनिरपेक्ष देश हो गया भारत। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा प्रस्तावना में दिया हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब जो सारी चीज़ें दी हुई है प्रस्तावना में, जनरली वही मूल ढांचा है। तो यही जो हमारे संविधान में जो मूल ढांचा दिया हुआ है, तो इसे मूल ढांचा का सिद्धांत कहा गया। ये तरह जो ये आपका संविधान संशोधन हुआ था, ये जो डिसीजन दिया गया था
केशवानंद केस बनाम किरण लाजवाब केस में जो डिसीजन दिया गया था, इसे मूल ढांचा का सिद्धांत कहा गया। और इसमें यह डिसीजन दिया गया कि संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन संभव है, लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद फिर 1980 में एक और केस आया, मिनर्वा मिल्स केस। इस केस में यह डिसीजन दिया गया कि जो न्यायिक समीक्षा है, यानी जो जुडिशियल जो रिव्यू है, उसे मूल ढांचा मान लिया गया। ठीक है, यानी जो जुडिशियल रिव्यू है, मूल ढांचा न्यायिक समीक्षा जो है, उसे मूल ढांचा मान लिया गया 1980 में, जो मिनर्वा मिल्स केस आया था। उसके बाद फिर एक और केस आया 2007 में आया था। ठीक है, कोहिलो केस। और कोहिलो केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि ये जो केस था, ठीक है, वो 9वीं अनुसूची से संबंधित था। यानी जो 1951 में जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उस टाइम 9वीं अनुसूची से संबंधित वो भी हुआ था संविधान संशोधन, तो उसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था कुछ विषयों को उस टाइम। तो फिर 9वीं अनुसूची से संबंधित ये जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कोहिलो केस में, वो यह था कि 1973 में, यानी केशवानंद केस के बाद, केशवानंद का जो डिसीजन आया था, ठीक है, उसके बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए वैसे विषय जो कहीं ना कहीं मूल ढांचा को अगर प्रभावित करते हैं, तो उसमें कोर्ट जो है अपना संज्ञान ले सकती है। यानी न्यायपालिका जो है उस विषय पर संज्ञान ले सकती है, अगर वो मूल ढांचा के खिलाफ है। तो अगर 9वीं अनुसूची में 1973 के बाद वैसे विषय जोड़े गए हैं जिससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो रही है, या जिससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होती, तो इस विषय पर कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लियर है। तो हमने क्या समझा जुडिशियल रिव्यू में? जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं? यानी न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों के संवैधानिकता की जांच करना ही क्या है? जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है ना। यानी जो भी नियम कानून बनेंगे संसद द्वारा, तो वो विधि के अनुकूल है या नहीं, संविधान के अनुकूल है या नहीं, इसकी संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है। और हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो इसका विस्तृत वर्णन है आर्टिकल 13 में, और उसके बाद फिर इसको आर्टिकल 13 और उसके बाद फिर आपका हो गया 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसके बाद फिर 226 हो गया हाई कोर्ट के लिए। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के विषय में दिया हुआ है, और जनरली जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो आर्टिकल 13 में ही ज़्यादा है। जब मूल अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके विषय में उस समय चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर बात करें PIL की। ठीक है। तो जो PIL का कंसेप्ट था, ये PIL जो है, तो PIL का कंसेप्ट हमारे संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है ना। PIL जो है हमारे संविधान में कहीं नहीं है। PIL सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया था। ठीक है। कब लाया गया? 1985 में। PIL का जो कंसेप्ट है वो 1985 में लाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उस समय, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? PN भगवती और अय्यर द्वारा लाया गया था। PIL का कंसेप्ट लाया गया था। ठीक है। PIL की बात करें तो PIL का होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिकावाद। ठीक है। PIL का मतलब होता है, इसका कहीं भी वर्णन हमारे संविधान में नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाया 1985 में लाया इसका कंसेप्ट। अगर हम इसकी चर्चा करें तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान में? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे PIL क्यों लाया गया, इसका कंसेप्ट क्यों लाया गया? तो इसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो PIL जो है, जैसे मान लीजिए कि जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, या जो वंचित व्यक्ति है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आने जाने का खर्चा या उसकी जो सारी औपचारिकताएं हैं उसको समझने या उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, और उसका शोषण हुआ है, उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो व्यक्ति तो नहीं जा सकता। उसके लिए, ठीक है, उसके लिए दूसरा व्यक्ति भी आवाज़ उठा सकता है, यानी सरकार के खिलाफ उसके संदर्भ में, उसके संबंध में वो PIL ला सकता है। यानी जो व्यक्ति जिसका शोषण हुआ है, ठीक है, जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, वो व्यक्ति न ला करके उसके स्थान पर उसके लिए दूसरा व्यक्ति ला सकता है, PIL ला सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम इसकी बात करें PIL की, तो ये शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद फिर सरकार के खिलाफ लाया जाता है PIL। ठीक है। क्लियर है। और आपके उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट था जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद। ठीक है।
और हम इसकी बात करें न्यायिक सक्रियतावाद, तो PIL जो है इसका ही एक भाग है। न्यायिक सक्रियतावाद कहीं PIL भी एक भाग है। लेकिन अगर इसके विषय में चर्चा करें तो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के, ठीक है, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका को उनके कार्यों के प्रति, उनके ड्यूटी के प्रति बाध्य करना ही न्यायिक सक्रियतावाद है। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया था न्यायिक जुडिशियल रिव्यू के विषय में डिस्कस किया था। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, तो उसमें क्या था कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के ही जो उनके द्वारा जो नियम बनते हैं, ठीक है, या जो लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके संवैधानिकता की जांच करना था। लेकिन ये जो न्यायिक सक्रियतावाद है, इसमें न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के उनको कार्यों के प्रति बाध्य करना, यानी जो उनकी ड्यूटी है अगर उनसे वो मुकर रहे हैं तो उनको अपने कार्य के प्रति बाध्य करना, उनको कार्य करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन देना होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें 1984 में जो हमारे देश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस समय न्यायपालिका द्वारा ही यह तय किया गया था कि जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित हैं, ठीक है, उनको कितना कंपनसेशन दिया गया था। उस समय जो हमारे देश की संसद थी और उसने इस विषय पर उतना जल्दी संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, तो उस टाइम हमारे देश की न्यायपालिका ने ही यह डिसीजन दिया था कि जो भी इससे प्रभावित लोग हैं उनको कितना कंपनसेशन मिलेगा और इस विषय में अपना संज्ञान लिया जल्दी। यानी जो भी विषय होगा, जैसे मान लीजिए रोड बन रहा है, रोड बना, ठीक है, उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई कमी है या कुछ भी ऐसा है, ठीक है, सरकार द्वारा ऐसा कुछ कानून बनाएगा जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इस विषय पर कोर्ट अपना संज्ञान ले सकती है। ठीक है ना, न्यायिक सक्रियतावाद के तहत। ठीक है, इसके विषय में यही बताया गया है। और इसकी आलोचना की बात करें अगर हम, तो जो न्यायिक सक्रियतावाद है ये कहीं ना कहीं सक्रियतावाद जो है ये इसमें न्यायपालिका जो है कहीं ना कहीं अति सक्रिय हो जाती है, जो और संसद के कामों में, ठीक है, इंटरफेयर करने लगती है। तो जो हमारे जो ऐसा जिसे यथार्थ में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर आलोचना की बात करें तो न्यायपालिका हमारी कभी कभी अति सक्रिय हो जाती है। ये अति सक्रियतावाद जो है ये सही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जैसे हम लोगों ने तीनों समझा, न्यायिक समीक्षा, PIL और न्यायिक सक्रियतावाद के विषय में। एक बार और देख लेते हैं। न्यायिक जो समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों के संवैधानिकता की जांच करना की जो ड्यूटी होती है वो न्यायिक समीक्षा के थ्रू न्यायपालिका के पास होती है। और जो न्यायिक सक्रियतावाद होता है, इसमें न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका विधायिका को अपने कार्यों के प्रति बाध्य किया जाता है। और बात करें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी लोग जो ये PIL होता है, इसके थ्रू जो व्यक्ति है, ठीक है, वंचित है या जो मतलब एफोर्डेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, ठीक है, अपील करने के लिए PIL के तहत या हाई कोर्ट में, और उसके मौलिक अधिकारों का शोषण हुआ है, जनरली ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ पिलाया जाता है, तो दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति के लिए PIL दायर कर सकता है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, फिर या गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया, ये लाया जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक पर। ठीक है, धन्यवाद।